नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ताज न्यूज के इस बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ नेहा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे विस्तार से, लेकिन आइए सबसे पहले देखेंगे अब तक की हेडलाइंस। किसानों के मसीहा की जयंती पर जिला प्रशासन ने किया मेले का आयोजन। कबीना मंत्री ने किया उद्घाटन, किसान हुए सम्मानित। गायत्री पब्लिक स्कूल ने बनाया वार्षिकोत्सव। अभिभावकों सहित सभी ने स्टूडेंट्स की प्रतिभा को किया सलाम। बरेली पुलिस को मिली 2 बड़ी सफलता, लुटेरों और चोरों के गैंग का हुआ खुलासा। और बरेली में मीट व्यवसायी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या, हत्यारे पुलिस की पकड़ से दूर, परिजनों का हाल बेहाल। और अब समाचार विस्तार से। बरेली में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि उन्होंने दिन दहाड़े एक मीट व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात के बाद इलाके में सनसनी व्याप्त है। घटना बारादरी के पीलीभीत बाईपास की है। हत्या की खबर लगते ही मौके पर पुलिस के आला अधिकारी दलबल के साथ पहुंचे। वहीं मृतक के परिजनों का रो रो कर अब बुरा हाल है। रोते बिलखते लोग और छानबीन करती ये पुलिस। ये नजारा है बरेली के जिला अस्पताल का, जहां आज सुबह मीट व्यवसायी अशफाक की रंजिश के तहत हत्या कर दी गई। दरअसल अशफाक किसी काम से अपने भाई के साथ बाइक पर जा रहा था, तभी रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पास पीछे से कार से आए बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। अशफाक के भाई रईस ने तो भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन वो अशफाक को नहीं बचा सका। बदमाशों ने उसके सर पर गोली मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी। इनकी मारुति निकली हमसे अगले मोटरसाइकिल हम पंप से जैसी निकले वैसे अगले तो घेर लिया हमें। घेरने के बाद तुरंत तमंचा निकाल कर टेक दिया उसके ऊपर। तमंचा टेका मैंने, उन्हें जाबिर ने और एक बुंदन ने, छोटा ने, हाजी शकील ने। तो मैंने एक को तो भैया एक को तो कब्जे में कर सकता, मैं 5-5 को कैसे कब्जे में करता था। इन्होंने हुई मारी गोली, सरासर सिर पर मारी भैया गोली। कितने लोग थे? जब 5-6 लोग थे सर। घटना की खबर लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश के लिए 2 टीमें गठित कर दी है, लेकिन अभी तक हत्यारे पुलिस की पहुंच से बाहर हैं। देखिए, बिजनेस को लेकर के ये गोली मारी गई है। जिन लोगों ने गोली मारी है उनकी गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है और नामजद मुकदमा है, उसमें 5 लोगों को नामित किया जा रहा है। दिन दहाड़े हुई सनसनीखेज वारदात के बाद ये बात तो साफ हो गई है कि यूपी में अब अपराधियों में खाकी का कोई खौफ नहीं रहा। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को गिरफ्तार करती है। बरेली जनपद में लगातार लूट, चोरी, छिनौती की घटनाओं ने लोगों की नींद हराम कर दी है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन अपराधी किसी घटना को अंजाम ना देते हो। ताबड़तोड़ हो रही घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच की एक टीम का गठन किया था, जिसको आज बड़ी सफलता हाथ लगी। इस टीम ने लुटेरों के एक बड़े गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों सहित लूटे गए सामान और हथियार भी बरामद कर लिए हैं। बरेली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 लुटेरों सहित हजारों लूट का माल और 2 तमंचा संग कारतूस भी इन अपराधियों से बरामद किए हैं। शहर में लगातार हो रही लूट, चोरी, छिनौती की घटनाओं ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था। ये लुटेरे ज्यादातर बड़े व्यापारियों को ही अपना निशाना बनाते थे। पहले रैकी करते थे कि किसको लूटना है, उसके बाद पूरी तैयारी के साथ घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना और सर्विलांस के जरिए इन कुख्यात अपराधियों को मीरगंज के सिंधौली चौराहे पर घेराबंदी करके गिरफ्तार किया। ये बदमाश एक सफारी गाड़ी में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे थे। इससे पहले कि ये बदमाश किसी घटना को अंजाम देते, इनको पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। इन अपराधियों ने यूपी पुलिस के साथ उत्तराखंड पुलिस की नाक में भी दम कर रखा था। इससे पहले इनका एक साथी बन्ने खां किच्छा उधम सिंह नगर में डकैती करते समय पब्लिक के हाथों मारा गया था। एक बड़े लंबे समय से पुलिस को इनकी तलाश थी। पुलिस ने इन अपराधियों का पिछला आपराधिक रिकॉर्ड निकालकर सख्त से सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इनके पास से 2 तमंचे देसी, सोने का टीका, 1 जोड़ी कानों के टॉप्स, 2 अंगूठी, कान के कुंडल व जिंदा कारतूस, पायल, इटाड़ी बरामद की गई है। पिछले 1 माह में जनपद में काफी लूट और डकैतियों की वारदात एकदम से हुई थी। तो उसमें ये देखा गया था कि एक सक्रिय गैंग उसमें शामिल है,
तो उसी दौरान जब किच्छा में भी एक डकैती पड़ी थी तो उस दौरान एक जो है अभियुक्त उसमें बंदे जो था उसको मौके पे ही जनता ने जो है मार दिया था और एक अन्य अभियुक्त था नफीज उर्फ नफिया, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई थी। और ये जो है काफी इन्होंने इस पूरे जनपद में ही नहीं, इन्होंने इंटर स्टेट उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अंदर काफी आतंक जो है अपनी घटनाओं से मचा रखा था। ताबड़तोड़ हो रही चोरियों ने पुलिस की नाक में बरेली में दम कर रखा है, लेकिन अब पुलिस ने राहत की सांस ली है क्योंकि पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कई चोरियों का खुलासा करते हुए 5 चोरों को भी गिरफ्तार किया है। चोरी करने वाले ये चोर भी खास हैं। ये कीमती पेड़ों को ही अपना निशाना बनाते थे। जिस जगह शोर शराबा ज्यादा होता था वहीं चोरी को अंजाम दे देते थे। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करके अब राहत की सांस ली है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये सभी चोर शातिर अपराधी हैं। इन्होंने अब तक 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों चोरियां की हैं और इनके पास एक DCM गाड़ी, 4 मोबाइल, लकड़ी काटने का आरा, 27 बोटा शीशम की लकड़ी बरामद की गई है। ये शातिर अपराधी उस जगह को अपना निशाना बनाते थे जहां ट्रेन का शोर शराबा होता था ताकि किसी को पता न चले। सड़क के किनारे खड़े बड़े और कीमती पेड़, खेतों में लगे कीमती पेड़ चुपचाप तरीके से काटकर DCM गाड़ी में भरकर रामपुर और दूसरे शहरों में बेच देते थे और रातों रात हजारों रुपए के मालिक बन जाते थे। पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार करके राहत की सांस ली है। यूपी के इस हिस्से में जो है काफी वन के जो है पेड़ काफी यहाँ पे उगाए जाते हैं। पॉपुलर के पेड़ हुए, सागौन के पेड़ हुए। तो ये एक नया गैंग अभी प्रकाश में आया है। ये बेसिकली पिछले 3-4 महीने से जो है ये वन विभाग के पेड़ और जो यहाँ के मौजूद व्यक्ति हैं उनके खेतों से जो है पॉपुलर के पेड़, सागौन के पेड़ और शीशम के पेड़ काट करके अपनी DCM में डाल करके ये लोग चोरी कर रहे थे। पुलिस की तरफ से इसमें FIR लिख दी गई है। ऐसे जितने भी जगह और FIR लिखी गई है वहाँ तस्दीक कराया जा रहा है और यदि इनके खिलाफ में गैंगस्टरी कार्रवाई की जाए। समय से देनी होगी सूचना के अधिकार के तहत अब सूचनाएं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज ने प्रशासनिक अधिकारी को यह हिदायत दी है। उन्होंने RTI के तहत लंबित पड़े मामलों पर नाराजगी जताई, साथ ही कमिश्नर को उनकी समीक्षा के निर्देश दिए। करीबन 2000 केसेस जो हैं वो इस मंडल के पेंडिंग है और उसी के सिलसिले में आज यहाँ के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। विशेष रूप से यहाँ के कमिश्नर साहब के साथ बैठक हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि इन केसेस का जो है जल्दी जो है वो डिस्पोजल करा देंगे। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर शासन और प्रशासन ने किसानों का मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर जिला प्रशासन ने किसान मेले का आयोजन किया जिसमें अच्छी उत्पादकता के दर्जनों किसानों को सम्मानित भी किया गया। उनके प्रदर्शन के लिए प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री आरमिली दमन सिंह ने भी किसानों की सराहना की और उनका उत्साह बढ़ाया। किसानों के मसीहा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती पर सूबे की सरकार ने सार्वजनिक अवकाश तो कर दिया, तो जिला प्रशासन ने किसान मेला आयोजित कर किसानों से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राजा अरदमन सिंह थे, जिन्होंने मेले में आए किसान भाइयों को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियाँ गिनाई। हमारे देश चरण सिंह का जन्मदिन है। देखिए मैंने और माननीय अखिलेश जी समाजवादी पार्टी सरकार ने आज अवकाश घोषित किया उनके सम्मान में और किसान के रूप में सरकार मनाती है। ये प्रदर्शनी के रूप में और साथ साथ उन सभी जो प्रतिष्ठित किसान हैं उनको सम्मान के रूप में हम लोग जिले में उनको पुरस्कार दिया जाता है और कृषि संबंधी सभी जानकारियां इस प्रदर्शनी में दी जाती हैं, जिससे कि जो किसानों से संबंधित जो भी विभाग हों और इसमें और भी प्रगति करे। जबकि जिला प्रशासन की ओर से भी कृषक मेले में उनको जागरूक बनाते हुए पैदावार से संबंधित तमाम जानकारियां दी गयी और उनकी हौसला अफजाई की गयी। जी, आज जो 23 दिसंबर का दिन है वो माननीय चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, किसान दिवस के रूप में। और आज इसीलिए आगरा में एक बहुत बड़े स्तर पे प्रदर्शनी रखी गई है और इस प्रदर्शनी में तमाम तरह की जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही है हमारे किसान भाइयों को। और आगरा के किसान भाई जो है वो ज़्यादातर आलू उगाते हैं और फसलें कुछ कम हैं और यहाँ पर बहुत ही ऐसा किसान है जो नई तकनीक को अपनाना चाहता है और इसीलिए शासन की जितनी भी योजनाएं हैं, अच्छी नई योजनाएं हैं, वो सब उनके बीच लाई जा रही हैं। इस कार्यक्रम में कृषि, उद्यान, मत्स्य और डेयरी उत्पादन की ओर से 32 किसानों को अच्छे उत्पादन के लिए पुरस्कृत भी किया गया।
इसके तहत उन्हें 2500 रुपए के चेक प्रदान किए गए। प्रशासन ने किसानों को प्रोत्साहित करते हुए सब्सिडी देने की बात भी कही। जीआईसी ग्राउंड पर लगे किसान मेले में आए किसानों ने इस मेले को कृषि विभाग की औपचारिकता बताया। उनका कहना था कि अगर इस मेले का आयोजन ब्लॉक या ग्राम स्तर पर किया जाता तो किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता था, लेकिन कृषि विभाग शहर में किसान मेलों का आयोजन कर मात्र औपचारिकता पूरी कर देता है। चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में किसान मेलों का आयोजन किया। इसी क्रम में शहर के जीआईसी ग्राउंड पर किसान मेला लगाया गया, जिसमें जिले भर के किसानों ने हिस्सा लिया। कृषि विभाग ने मेले में आने वाले किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र और कीटनाशक दवाइयां देने की बात कहकर बुलाया था, पर मेला स्थल पर सिर्फ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। दूर दराज के गाँव से आए किसान मेले में बेहद परेशान नजर आए। मेले में आए ज्यादातर किसानों का कहना था कि अगर किसान मेलों का आयोजन गांव और ब्लॉक स्तर पर किया जाए तो ज्यादातर किसानों को इसका फायदा मिल सकेगा। ये केवल खाना पूर्ति है साहब, मेला तो देहात में जाना चाहिए। किसान अपने काम को छोड़ के, फसल को छोड़ के इस समय कैसे आ सकता है? और ये मेला एतमादपुर में या किसी गांव में लगता है तो ज्यादा किसान इकट्ठा होता है, उसको ज्यादा समझ आती। शहर में किसान कहाँ आ पाता है? चुना है मिली सा सब वैसे जा रहे हैं, लौट के नहीं पैसा खर्च करेंगे। क्या फायदा मिल सकता था? बहुत ज्यादा फायदा मिल तो नजदीक है, लोगों ने कहा किराया वारा कम खर्च हो तो हाल एक 10 मिनट में पहुँच जाते वहाँ, पूरा दुनिया खराब है। वो परेशानी मेला में न तो सब दवाई मिली हमें, गेहूं वाली जो होती है, न दवा छिड़कनी मशीन मिल रही, न रूटावेटर मिला, काम पर मिल सकता था। छूट ही सब पे कोई छूट बूटू ना छूट मिले तो जब सामान ही नहीं। मेले में आए किसान ताज न्यूज के कैमरे पर एक ही दुखड़ा रोते नजर आए। उनका कहना था कि कृषि विभाग जिला मुख्यालय पर मेले का आयोजन कर सिर्फ औपचारिकता पूरी करता है, जबकि इस तरह के मेले किसानों के लिए आयोजित किए जाते हैं जो कि गाँव में रहते हैं। किसानों का गुस्सा देखकर जिलाधिकारी जुहेर बिन सगी ने कृषि विभाग के अधिकारियों की खूब डांट लगाई। उन्होंने किसान समस्याओं के समाधान के लिए हर माह 23 तारीख को किसान दिवस के रूप में मनाने की बात कही। डीएम खुद 23 तारीख को जिला मुख्यालय पर किसानों की समस्याएं सुनेंगे। बीती रात गश्त के दौरान रामबाग चौराहे पर ट्रक की चपेट में आकर शहीद हुए सिपाही इंद्र सिंह को पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय हॉल में आखिरी विदाई दी गई। इस मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। बीती रात गश्त के दौरान थाना एतमादपुर के रामबाग चौराहे पर ट्रक की चपेट में आकर हुई सिपाही इंद्रपाल की मृत्यु के बाद उसे आखिरी विदाई देने के लिए पुलिस लाइन के बहुउद्देशीय हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने शहीद सिपाही इंद्रपाल सिंह को सलामी दी। आखिरी विदाई के कार्यक्रम में पूरा माहौल गमगीन रहा। रात में जो मृतक कांस्टेबल हैं ये थाना एतमादौला में तैनात थे और रामबाग के ऊपर ड्यूटी कर रहे थे। एक ट्रक जो है रोड के ऊपर आके खड़ा हुआ और इनको इस बात का आभास हुआ कि रोड के ऊपर एक ट्रक खड़ा है और रात का समय कोहरा काफ़ी था, तो ऐसा ना हो कि गाड़ी आके टकरा जाए। तो ये अपने वहाँ से उठ के गए गाड़ी हटवाने के लिए और इसी बीच जो है पीछे से एक ट्रक आया जो कि संभवतः इनको देख नहीं पाया और ये दोनों ट्रकों के बीच के अंदर आ गए। शोक व्याप्त करते हैं कि इस तरह का दुखद हादसा हुआ और उनको अपनी ड्यूटी के ऊपर जो इन्होंने कर्तव्य निष्ठा की उसके लिए सलामी देते हैं। चौधरी चरण सिंह की 111वीं जयंती पर शहीद नगर स्थित पार्क में सभा आयोजित कर उनके द्वारा दी गई दिशा पर चलने का संकल्प लिया व साथ ही इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी के 111वां जन्मदिन पर हम लोगों ने यहाँ जन्मदिन मनाया है और यहाँ पर जन्मदिन मनाने के साथ साथ संकल्प लेके हम लोग जा रहे हैं कि आगरा की लोकसभा सीट हमारे पास 2 है और उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट 80 है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, मेरे भाइयों ने ये संकल्प लिया है चौधरी चरण सिंह जी के जन्मदिन पर कि हम 80 सीटों में से जितने भी ज़्यादा सीटें लेकर
और माननीय प्रधानमंत्री के रूप में माननीय मुलायम सिंह को देखा करते हैं। आज चौधरी चरण सिंह जी की जयंती हमने मनाई 111वीं। यहाँ ये संकल्प लिया हमने, तो वो चौधरी साहब ने जो नेताजी को आदेश दिए हैं, जो दिशा निर्देश बताए हैं, उसी दिशा निर्देश पे हम चलने का काम कर रहे हैं। और माननीय जो आज संगठन जो वो भी काम कर रहा है हमारा, तो इसलिए है कि लोग समाजवादी पार्टी में जो आज जो घर बैठे हुए थे, हम उनको बाहर निकाल के लोकसभा सीट जिताने का काम कर रहे हैं, इसीलिए हमने यह संगठन में बनाया है। कभी हाँ कभी ना का संशय खत्म कर आम आदमी पार्टी बनाएगी अब दिल्ली में सरकार। उपराज्यपाल से मिलकर पार्टी नेताओं ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन कांग्रेस से हाथ मिलाकर सरकार बनाने वाले केजरीवाल के सामने जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने की चुनौती किसी अग्नि परीक्षा से अब कम नहीं होगी। कहते हैं राजनीति में ना तो कोई किसी का सच्चा दोस्त होता है और ना पक्का दुश्मन। अब आम आदमी पार्टी को ही ले लीजिए, जिसके नेता अरविंद केजरीवाल कल तक कांग्रेस पार्टी और उसकी नीतियों को कोसते नहीं अघाते थे, मगर अब उसी के समर्थन से दिल्ली में उनका राज तिलक होने वाला है। कहीं तो आम आदमी पार्टी छाती पीट पीट कर चिल्ला रही थी कि हम ना तो किसी को समर्थन देंगे और ना ही किसी का समर्थन लेंगे। फिर अचानक ऐसी सियासी हवा चली जिसमें अरविंद केजरीवाल के मजबूत इरादे भी हिल गए और उन्होंने कांग्रेस का साथ कबूल कर लिया। आप पार्टी के नेताओं की माने तो ये फैसला जनता के हित में लिया गया। नहीं, इसमें हमारी कोई मजबूरी नहीं है। जैसा कि जनता ने 90% जनता ने इस बात को स्वीकारा है कि नहीं, आम आदमी पार्टी को सरकार बनानी चाहिए। इसलिए आम आदमी पार्टी ने पहल की है। अब पहले 32 सीटें बीजेपी को मिली थी, तो बीजेपी को पहल करनी चाहिए थी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ये देख रही थी कि जो है किसी भी प्रकार से आम आदमी पार्टी को डाउन किया जाए, इसको जो है बदनाम किया जाए, इसको जो है देश और देशवासियों की नज़र में इसको गिराया जाए। यह सब षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने अपनी सरकार बनाने से मना कर दिया। तो जब ये प्रेशर क्या नाम है कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया कि हम पूर्ण समर्थन आम आदमी पार्टी को देते हैं, उसके बाद में हम लोगों ने सर्वे कराया दिल्ली की जनता से। 90% लोगों ने यह सहमति दी है कि आप सरकार बनाइए। भैया जी, हमने कांग्रेस से हाथ मिलाया कहाँ पर है? मीडिया बोल रही है, दुनिया बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है कि हम हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, सर पटक रहे हैं, पछाड़ खा रहे हैं कि हाथ मिला लो। लेकिन हमने आज जो है कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाया है, हमने दिल्ली की जनता से हाथ मिलाया है। दिल्ली की जनता ने हमसे कहा है कि आप जो है सरकार बनाइए, तो इस वजह से हमने सरकार बनाई है। दरअसल आप और उसके नेताओं ने दिल्ली की जनता से संचार माध्यमों के जरिए उसकी राय मांगी थी, जिसे आधार मानकर सरकार बनाने का निर्णय लिया गया। मगर केजरीवाल साहब, ऐसे सर्वे या एग्जिट पोल तो मीडिया के भी एकदम सटीक नहीं बैठते, तो फिर आपने कैसे उन पर भरोसा कर लिया? कहीं विरोधी पार्टियों ने ही तो सोची समझी चाल के तहत आपको सरकार बनाने के लिए जी भर के मैसेज तो नहीं कर दिए, ताकि राजनीति के दलदल में आम आदमी पार्टी भी मैली हो जाए? बहरहाल ये आपका तथाकथित जनमत है या नवगठित दल की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, लेकिन भाजपा और कांग्रेस का विकल्प समझकर आपको चुनने वाली प्रदेश की जनता के पेट में पानी जरूर हो गया है, जिसे खुद को छले जाने का डर रह रह कर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ताज न्यूज, आगरा। चौधरी चरण सिंह की 111वीं जयंती के उपलक्ष्य में फतेहाबाद रोड स्थित सपा के जिला कार्यालय पर गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें चौधरी चरण सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला गया और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया गया। समाजवादी पार्टी के फतेहाबाद रोड स्थित जिला कार्यालय पर चौधरी चरण सिंह की 111वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक गोष्ठी आयोजित की गई, जहां जिले भर के सपाइयों ने शिरकत की और सभी ने चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। यहां मौजूद सपा पदाधिकारियों ने इस दिन अवकाश के निर्णय पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा गरीबों के लिए लड़ाई लड़ी। इस मौके पर सभी ने उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। और किसानों के मसीहा परम आदमी चौधरी चरण सिंह जी की आज 111वीं जयंती है, और सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस पर
सरकारी अवकाश घोषित करके सबको बधाई दी है। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मनाई गई, जिसमें कि पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने तथा और भी जो बाहर से आए हुए मंत्री थे उन्होंने भाग लिया और इसमें उनको चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों पर चलने का संकल्प लिया गया। चौधरी चरण सिंह जी के जो असली राजनीतिक वारिस हैं हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, तो उनके नेतृत्व में लोकसभा को चुनाव को जिताने का संकल्प लिया गया। जो कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया, चौधरी चरण सिंह जी ने जो नीतियां बनाई थी, जो आर्थिक नीति जो उन्होंने किसानों के लिए किया, उन सबको समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ाएंगे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने चौधरी साहब की नीतियों को जन जन तक पहुँचाया। हम लोग भी यही काम करेंगे। आज हम लोगों ने ये संकल्प लिया। दीवानी चौराहे पर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने अधिवक्ताओं ने हवन पूजन कर खंडपीठ स्थापना की शपथ ली। अधिवक्ताओं ने चौधरी चरण सिंह को किसानों का मसीहा बताते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की बात कही। देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा, जन जन के हितैषी, आम सर्व समाज का ध्यान रखने वाले इस देश में वो व्यक्तित्व पैदा हुए। आज उनका 111वां जन्म दिवस है और 111वें जन्म दिवस पर आज उनके इस मूर्ति स्थल पर सर्व समाज के लोग, चाहे वो किसी पार्टी से हो चाहे किसी धर्म से हो, सब एकत्रित होकर चौधरी साहब के जन्म दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज ये संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कर्मठ और ईमानदार हिंदुस्तान में चौधरी साहब हुए, इस तरह के ही नेता पैदा हो और जन जन को उनसे सहयोग मिले, यही अधिवक्ताओं का। तो बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा। सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Greenshire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276
और 9412264038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 056240000972। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। पार्टी पदाधिकारियों ने चौधरी चरण सिंह को देश का महान व्यक्तित्व बताते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को ऐसे लोगों के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दीवानी चौराहे पर स्वर्गीय चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आप नेताओं ने चौधरी चरण सिंह को याद किया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मिली सफलता के बाद अब जिले में भी सक्रिय हो गई है। कार्यक्रम के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने चौधरी चरण सिंह को आम आदमी का मसीहा बताया। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने जीवन भर आम आदमी के लिए काम किया, जिससे वे किसानों के मसीहा बन गए। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आए। 111वीं जयंती है। 111वीं जयंती है आज उनकी, क्योंकि मैं भी एक किसान हूँ और मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ, किसानों के मसीहा जाने माने वाले चौधरी चरण सिंह जी का जिस तरीके से नाम रहा, विख्यात रहा और आज भी है, किसान भाइयों से अनुरोध है कि आम आदमी पार्टी में आकर के और किसानों का बल बढ़ाएं, जनता का बल बढ़ाएं, आम आदमी पार्टी का बल बढ़ाएं। पूर्व से परिचित है, पूरा देश जानता है, प्रदेश बहुत ज़्यादा तरीके से जानता है। एक बार चौधरी चरण सिंह का कुछ दिनों के लिए बहुत पहले मुख्यमंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश, और तत्पश्चात जो है गृह मंत्री रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री बने। किसानों के लिए इन्होंने लगातार जो है ऐसा किसानों के लिए बेहद काम किए उन्होंने, और काफ़ी रियायतें दिलवाई, पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिलवाया। चौधरी साहब ने जो है बहुत ऐसे काम किए किसानों के लिए जो ऐतिहासिक कार्य रहे। आप कार्यकर्ताओं ने चौधरी के नाम पर राजनीति करने वाले दलों की निंदा की। उनका कहना था कि चरण सिंह किसी भी दल की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, वे देश के नेता थे। ऐसे महापुरुषों के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप कार्यकर्ताओं ने इस मौके पर किसान मसीहा के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी किसी भी महापुरुष के नाम पर राजनीति करने की विरोधी है। किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के 111वें जन्मदिवस के मौके पर दीवानी चौराहे पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें चौधरी चरण सिंह के अनुयायियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भंडारे में आए लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर चौधरी चरण सिंह को याद किया। भारत के 7वें प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी के 111वें जन्मदिवस पर दीवानी चौराहे पर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर चौधरी चरण सिंह को याद किया। चौधरी साहब का 111वां जन्म दिवस है। चौधरी साहब इस देश की वो शख्सियत थे जिन्होंने कि देश की 85% गाँव की रहने वाली जनता के लिए लड़ाई लड़ी। देश की आज़ादी के बाद जो दोहरा बर्ताव हुआ उसमें चौधरी साहब ने उस आंदोलन को आगे बढ़ाया। चौधरी साहब हमेशा कहते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता गाँव और खलिहान से होकर निकलता है, और उनके उस उद्बोधन में जो 50 वर्ष पहले हुआ था, आज हम खुद महसूस करते हैं कि विकास गांव की ओर बढ़ रहा है। चौधरी चरण सिंह की 111वीं जन्म दिवस पर पूरा जाट समाज और चौधरी चरण सिंह यूथ एडवोकेट, नेत्रपाल सिंह एडवोकेट की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ पर वकीलों द्वारा किया गया भंडारे का आयोजन, उसके लिए सभी को धन्यवाद।
चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस पर हुए इस भंडारे में भारी संख्या में लोगों ने भागीदारी ली और चौधरी चरण सिंह जी को याद करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लिया। साथ ही अधिवक्ताओं ने भी भंडारे के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और चौधरी चरण सिंह को याद किया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर दीवानी चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर अधिवक्ताओं ने माल्यार्पण किया। साथ ही उनके बताए रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया। देश के 7वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर चौधरी चरण सिंह को आगरा वासियों ने तहे दिल से याद किया। दीवानी चौराहा स्थित उनकी प्रतिमा पर अधिवक्ताओं और समाज सेवियों ने माल्यार्पण कर उनके बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। किसानों के मसीहा माने जाने वाले चौधरी चरण सिंह ने प्रधानमंत्री का पद 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक संभाला था। चौधरी चरण सिंह जी गरीबों और मजदूरों के, किसानों के मसीहा थे और उन्हीं के बताए रास्ते पर समाजवादी पार्टी और माननीय नेता मुलायम सिंह यादव चल रहे हैं। वकील साहब बताया, आज अधिवक्ता समाज ने जो चरण सिंह जी का माल्यार्पण किया है, तो हम क्या संकल्प लेना चाहेंगे और क्या संदेश देना? चौधरी चरण सिंह जी सभी समाज के हितैषी थे। किसान, मजदूर, किसान और व्यापारी और अधिवक्ताओं के अधिवक्ता सभा ने जिस तरीके समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा ने आज चौधरी चरण सिंह जी की 111वीं जयंती पर माल्यार्पण कर उनसे ये संकल्प लिया है कि भविष्य में अधिवक्ता समाज चौधरी साहब के बताए हुए रास्ते पर चलेगा और हर दुख और दर्द के काम में आने का काम करेगा। चौधरी चरण सिंह ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। स्वतंत्रता के समय उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और आजादी के बाद वो राम मनोहर लोहिया के ग्रामीण सुधार आंदोलन में लग गए। उनके द्वारा तैयार जमींदारी उन्मूलन विधेयक राज्य के कल्याणकारी सिद्धांत पर आधारित था। 1 जुलाई 1952 को यूपी में उनकी बदौलत जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ और गरीबों को अधिकार मिला। किसानों के हित में उन्होंने 1954 में उत्तर प्रदेश भूमि संरक्षण कानून को भी पारित कराया। किसानों और गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह को उनकी 111वीं जयंती पर कांग्रेस जनों ने याद किया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दीवानी स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। साथ ही उनके बताए मार्गों पर चलने का दृढ़ संकल्प लिया। दीवानी स्थित चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर सुबह से ही राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ अन्य लोगों का भी जमावड़ा लगा रहा। इसी बीच कांग्रेस जिला कमेटी के जिलाध्यक्ष उपेंद्र सिंह भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहुंचे और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। आज कांग्रेस पार्टी के लोग चौधरी चरण सिंह जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ पे सब एकत्रित हुए हैं और उनको पुष्पमाला पहना करके उनका जो है जन्म दिवस मना रहे हैं। आज कांग्रेस और सभी पार्टी मिलके चौधरी साहब का जन्मदिन संकल्प रूप के मनाया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। मेरठ में इसकी बहुत बड़ी रैली हो रही है। उनको हम उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प आज के दिन ले रहे हैं। इस मौके पर सभी कांग्रेसियों ने चौधरी चरण सिंह जी को किसानों और गरीब तबके का मसीहा बताते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने के साथ उनके आदर्शों पर चलने की बात कही। थाना मादपुर के गांव अगवाड़ से आई पीड़िता ने अपने ही गांव के 4 लोगों द्वारा उनके साथ दुराचार करने का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़िता का कहना है कि स्थानीय पुलिस इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही। वहीं आरोपी ने शिकायत करने पर पीड़ित परिवार को जान से मारने की धमकी तक दी है। डीआईजी कार्यालय पर अपने परिजनों के साथ पहुंची पीड़ित महिला थाना इतमादपुर के गांव अगवार की है। उसने अपने ही गांव के 4 दबंगों पर आरोप लगाया है कि जब वो खेत पर गई थी तो दबंगों ने उसके साथ दुष्कर्म किया और शिकायत करने पर मारने की धमकी भी दे डाली। इसी को लेकर न्याय की गुहार लगाने के लिए पीड़ित पक्ष के लोग डीआईजी से मिलने पहुंचे। मैंने की थी, आप पहले तो 6 नंबर में फोन किया था, घर में फोन बताया था, 6 नंबर में फोन किया था, 6 नंबर के बाद पुलिस आई थी, उन्होंने 3 नाम लिखे थे, 5 लड़के थे, 2 फरार थे और 3 को मैं जानती हूँ, 3 को नाम मैंने बता दिया था।
पीड़िता के साथ आए परिजनों ने बताया कि आरोपी दबंग हैं और वो लगातार पीड़िता को धमकी दे रहे हैं। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाया कि एतमादपुर पुलिस इन लोगों की फरियाद नहीं सुन रही है, जिसके चलते उन्हें डीआईजी से न्याय की गुहार लगानी पड़ी। एतमादपुर का गाँव अगवार पड़ता है और करोड़ों का पूरा एरिया है। हमारे 3-4 परिवार हैं संस्था समाज के। हमें परसों जब मालूम पड़ा कि हमारे संस्था समाज की एक महिला के साथ ऐसा अत्याचार किया दबंगों के द्वारा, इनको गांव से निकलने पर पाबंदी लगा दी है, इनको तेजाब से चलाने की वो बात कर रहे हैं और पूरा इतना प्रेशर है इनके ऊपर। वो कहते हैं कि हमारी सरकार है, इस सरकार में हमारा कोई कुछ नहीं बढ़ सकता है। डीआईजी ने मामले के संज्ञान में आने के बाद संबंधित अधिकारियों से कार्यवाही की बात कही है, पर देखना ये होगा कि पीड़िता को कब तक इंसाफ मिल पाता है। केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जाट आरक्षण बिल को देकर चुनावों से पहले जाट समाज के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का दाव खेला है, तो वहीं इस दावे को भाजपा चुनावों से पहले खेला गया दाव बताते हुए इस आरक्षण को भाजपा की देन बता रही है। दोनों विपक्षी पार्टियां चौधरी चरण सिंह पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रही और खुद को जाट समाज का हितैषी बता रही हैं। कांग्रेस ने 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों से सीख लेते हुए अब जाट वोट को अपनी तरफ करने की तैयारी पूरी कर ली है, जिससे उसे लोकसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा जाट वोट मिल सके। इस पर शहर के जिलाध्यक्ष उपेंद्र सिंह ने ताज न्यूज को बताया कि हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही सर्व समाज और सर्व धर्म को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। हम हमेशा से ही जाट आरक्षण के पक्ष में थे। अब ये फैसला आने पर हम बेहद खुश हैं और राहुल गांधी के साथ साथ पार्टी के अध्यक्षा को भी धन्यवाद देते हैं। देखिए, बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि जाट समाज के आरक्षण को लेकर के और युवाओं की बहुत डिमांड थी। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के सर्वे चल रहे थे और जब रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस नेतृत्व ने, माननीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने निर्णय लिया कि जाट समाज को आरक्षण मिलना चाहिए और उसी दिशा में प्रयास करते हुए उन्होंने अपना एक कदम आगे बढ़ाते हुए जाट समाज के आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। बहुत जल्दी ही, मुझे लगता है 10-15 दिन के अंदर अंदर अधिसूचना जारी होने के बाद में केंद्रीय सेवाओं में जाट समाज को आरक्षण मिलने लगेगा। चुनावों में ही जाट आरक्षण की याद आने बाबत पूछे गए ताज न्यूज के इस सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। चुनाव से पहले ही अगर हमें ये दाव खेलना होता तो हम विधानसभा चुनावों में ही ये कर सकते थे, लेकिन यह हमारे हाथ में नहीं था। देखिए साहब, अगर चुनाव का मुद्दा लेना होता तो अभी 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं, उसमें कई सारे प्रदेश ऐसे हैं कि जहां जाट बाहुल्य क्षेत्र थे। अगर यही करना होता तो हम पहले क्यों नहीं उसको जाट समाज का आरक्षण दे थे। तो ऐसे ही हमारी कोई नियत नहीं थी। हम लोग एक सिद्धांत पे चलते हैं और इस चीज़ के लिए जब रिपोर्ट आ रही है, जिस समय जब सही रिपोर्ट आ रही तब हमने उस चीज़ को लागू करने का प्रयास किया। कांग्रेस के चुनाव से पहले खेले गए जाट आरक्षण दांव पर भाजपा ने कांग्रेस को चुनाव से पहले याद आए जाट वाली बात पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी भी जाट आरक्षण के पक्ष में नहीं थी। हमारी भाजपा सरकार ने अटल जी के समय ही इसकी शुरुआत कर दी थी। तो वहीं आज चौधरी चरण सिंह को अपना आदर्श बताने वाली कांग्रेस ने ही प्रधानमंत्री चरण सिंह से अपना समर्थन वापस ले उनकी सरकार गिराई थी। ना, भारतीय जनता पार्टी तो पूर्व में भी जाटों का आरक्षण उत्तर प्रदेश में राम प्रकाश गुप्ता जी जब मुख्यमंत्री थे दे चुकी है और केंद्र सरकार में अटल जी थे तब भी राजस्थान के जाटों को उन्होंने तब भी आरक्षण दिया था। जो आपने देखा हुआ कि केवल राजस्थान में भरतपुर और धौलपुर के जाट वो थे शेष, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जाट आरक्षण की पक्षधर रही है। चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री के रूप में लोकसभा ना देखने देने वाली पार्टी कि उससे समर्थन वापस लेने वाली पार्टी, तो वो तो हमेशा से चौधरी साहब के आदर्शों के विरोध और उत्तर प्रदेश और अन्य प्रदेशों का भी जाट ये जानते हैं कि केवल ये चुनावी प्रयास और कुछ भी नहीं। बहरहाल कांग्रेस ने ये आरक्षण का दांव तो खेल लिया है, लेकिन ये दांव लोकसभा चुनावों में कितना सफल होगा और कितने जाटों के वोट कांग्रेस की झोली में गिरेंगे, ये तो चुनावों के नतीजे आने के बाद पता चलेगा। और ये बिल कब जाटों को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। श्री दुर्गा मंदिर नवयुवक साईं भक्त मंडली के बैनर तले सोमवार को खटीक समाज ने चतुर्थ स्थापना दिवस पर चौथी बार विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। ये खटीक समाज की ओर से साईं पालकी जी की चौथी शोभा यात्रा का भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है और इस आयोजन में हमारे नेता शिव कुमार राजौरा, क्षेत्रीय पार्षद मनोज राजौरा और पूरा का पूरा खटीक समाज जो आयोजन कमेटी है और उन्होंने मुझे सौभाग्य प्राप्त किया है साईं पालकी जी की शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर और यहाँ का जो भव्य और दिव्य आयोजन है
मैंने यहाँ के सभी समाज के लोगों का हृदय से अभिनंदन किया है, वंदन किया है। यहाँ 4 साल से लगातार ये चौथी साईं पालकी भ्रमण करती है पूरे बाजार में और आकर यहाँ समाप्त होती है। खटिकपाड़ा से दुर्गा मंदिर से उठती है और दुर्गा मंदिर पर समाप्त होती है। और इसका रूट घटिया, पलट्टी, शेप का बाजार और सिंधी बाजार, कालीबाड़ी होते हुए ये खटिकपाड़ा में आती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने गई युवती और उसके प्रेमी के परिजन दीवानी में ही भिड़ गए। जहां युवती के परिजन प्रेमी पर अपहरण का आरोप लगाते रहे तो वहीं युवती का कहना था कि वो अपने प्रेमी से आर्य समाज मंदिर में पहले ही शादी कर चुकी है। एसएन अस्पताल के कर्मचारी ने अपनी पुत्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट 26 नवंबर को थाना लोहा मंडी में दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार उसकी पुत्री घर से मोबाइल रिचार्ज कराने को कहकर निकली थी, लेकिन जब वे शाम तक वापस नहीं लौटी तब घर वालों ने उसकी संभावित स्थानों पर खोजबीन की, लेकिन पुत्री के न मिलने पर परिजनों ने युवती के प्रेमी पर अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि युवती खुद प्रेमी के साथ घर छोड़कर आर्य समाज मंदिर में शादी कर चुकी है। सर मेरी सगाई लग चुकी थी, मैं पर मतलब प्यार करते थे दोनों। जब से निकला शादी लगी, जब करा चुकी मेरी ताइयों ने ताऊओं ने मेरे माँ बाप का नाम, मेरे पापा का नाम ही है वहाँ पर भी। उन्होंने बदनाम करा, उन्होंने मेरे पर टॉर्चर करा, इसी चक्कर में मैंने इनसे प्यार करा और शादी भी करी। मेरी एक बेटी के 26 तारीख को जो कूपन लेने गई, 26 से ये लापता है। आज तारीख में पूरा महीना होने पे आ गया, आज शिकल देखने को मिली है। और उनके माँ बापों से भी हमने यही कही थी, पहले ही दिन गई तो ये कही थी हमने लड़की की माँ ने ये कही कि बेटी तुम्हारे हाथ में दूंगी जब गोकुलपुरी में शिकल दिखाऊंगी। तो आज के हमने 28 तारीख की रिपोर्ट लोहा मंडी थाने के अंदर करी हमने। अब थाने में भी रिपोर्ट नहीं करी आए तो क्या करा जाए साहब बताइए अब। और ये आ गए सब, ये आज हमने लड़की मिल ले हैं तो मिलने नहीं दे रहे ढंग से हम लोगों को। हम अपनी लड़की की राय चाहते हैं और राय के हमारी बच्ची बोलती है वैसे बोलती है, वैसे पे हम निर्भर करते हैं उसकी बात पे। सर 2 सितंबर को या सर हमारे थोड़े बयान थे इसलिए। झगड़ा किस बात को लेके हुआ है? क्या अभी झगड़ा हुआ है? झगड़ा कोई नहीं हुआ, झगड़ा पकड़ा नहीं हुआ। ये पिताजी ने भारती के तो ये मिलना चाह रहे थे इसलिए। उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पीड़िता के बयान दर्ज करने के सीजेएम को निर्देश दिए गए थे। उच्च न्यायालय के निर्देश पर युवती अपने प्रेमी युवक के साथ सोमवार सीजेएम की अदालत में विवेचक के साथ आई थी। युवती के घर वालों को खबर मिलने पर वह भी एकत्रित होकर दीवानी पहुंच गए। दोनों पक्षों का आमना सामना होने पर दोनों के मध्य खींचतान शुरू हो गई, जिसे थाना न्यू आगर पुलिस एवं अधिवक्ताओं ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत कराया। बीते दिनों प्रतापगढ़ जिले में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की हत्या और उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमले से अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। इस घटना के विरोध में दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता 24 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। ये हड़ताल यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर देश भर में की जाएगी। यूपी के प्रतापगढ़ जिले के बार एसोसिएशन अध्यक्ष की हत्या कर दी गई। इसके बाद जिले के बार उपाध्यक्ष पर भी जानलेवा हमला हुआ, जिसको लेकर प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में रोष व्याप्त है। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर इन घटनाओं के विरोध में प्रदेश भर के अधिवक्ता 24 दिसंबर को हड़ताल पर रहेंगे। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने वकीलों पर हो रहे अत्याचार, प्रदेश में जो कानून व्यवस्था खराब आ रही है इस वजह से, और जो हमारे लखीमपुर खीरी और प्रतापगढ़ में जूनियर अधिवक्ताओं पर जो हमला हुआ है प्राणघातक, उसमें हमारे एक अधिवक्ता जो अध्यक्ष थे जूनियर बार एसोसिएशन के, उनकी देहांत हो गया और बाकी अधिवक्ताओं को झूठे मुकदमों में अलग अलग जिलों में फंसाया जा रहा है। अधिवक्ताओं पर उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हो रही है। अगर किसी मुकदमे में वो पैरवी कर रहे हैं तो उनको झूठे मुकदमों में 302 के मुकदमों में फंसाया जा रहा है। इस कारण से बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने संज्ञान लेते हुए कल जो है हड़ताल का घोषणा की है और पूरे उत्तर प्रदेश में सारे वकील कल हड़ताल पर रहेंगे। यूथ एक्शन कमेटी के महासचिव नितिन शर्मा के मुताबिक प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है और प्रदेश सरकार अधिवक्ताओं के साथ होने वाली घटनाओं को गंभीरता से नहीं ले रही, जिससे प्रदेश भर के अधिवक्ता अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। अधिवक्ताओं ने इन घटनाओं के जल्द खुलासे की मांग की है। तो फिलहाल बुलेटिन में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
सरल हुआ, सुगम हुआ नया विद्युत संयोजन। अब टोरंट पावर में नया विद्युत संयोजन का आवेदन करना और भी सरल हुआ। आप निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ हमारे किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र में संपर्क करें और शीघ्र नया संयोजन पाएं, जैसे ग्राहक द्वारा भरा हुआ आवेदन पत्र, परीक्षण पत्र, लाइसेंस, विद्युत ठेकेदार द्वारा प्रमाणित आवेदक का एक पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र की प्रतिलिपि, यदि उपभोक्ता गरीबी रेखा के अंतर्गत है तो बीपीएल राशन कार्ड की प्रतिलिपि। जहां संयोजन अपेक्षित है उस जगह पर कोई बकाया राशि न होने का घोषणा पत्र 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, अपेक्षित परिसर का स्वामित्व प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि या उसके अभाव में 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर क्षतिपूर्तिबद्ध पत्र। यदि आवेदक उस परिसर का स्वामित्व नहीं है तो स्वामित्व प्रमाण पत्र के साथ मालिक द्वारा प्रमाणित अनापत्ति प्रमाण पत्र। हमारे ग्राहक सेवा केंद्र का पता है पूर्वानंद प्लाजा, राम रघु हॉस्पिटल के सामने, चर्च रोड, आगरा, 49 सदर बाजार, शिवहरी रोड, शॉपिंग आउटलेट के सामने, आगरा और 286 जयपुर हाउस, एडीए कार्यालय के निकट, आगरा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 0562 2424 554। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. विदरिया राम जी गजक वाले आगरा ताजगंज की प्रसिद्ध शुद्ध घी से निर्मित व मेवा से भरपूर चीनी की स्वादिष्ट गजक। हमारे उत्पाद कुरेमा गुड़ की गजक, स्पेशल चीनी की गजक, स्पेशल गुड़ की गजक, मूंगफली की चिक्की, स्पेशल रबड़ी। संपर्क करें विदरिया राम जी गजक वाले, गल्ला मंडी के पास, ताजगंज, आगरा। तो खुदरा बुकिंग के लिए संपर्क करें 9368683276 और 9412 64038। दिनेश स्टील, ये स्टील की जोत है जो अपनी रोशनी दूर तक बिखेर रही है। जो अंतराग्नि 50 साल पहले जली थी, एक नई राह चलकर फिर से एक नया दौर, एक नया जमाना लाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दिनेश स्टील, खतेना रोड, लोहा मंडी, आगरा। मोबाइल नंबर 9319055814 एंड फोन नंबर 0562400972। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उच्च न्यायालय इलाहाबाद दीवानी परिसर के कई न्यायिक अधिकारियों को पदोन्नत किया, साथ ही अन्य अधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान कर अन्य जिलों में स्थानांतरित भी किया गया। हजरत इमाम हुसैन साहब, जिनकी शहादत करबला की कहानी कहती है कि किस तरह आपने यजीद के जुल्मों सितम को सहकर इस्लाम को जिंदा रखा। इसी शहादत को याद करते हुए मजलिस चहल्लुम इमामबाड़ा मिर्जा बाबर अली माल का बाजार में एक मजलिस का आयोजन किया गया।
हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम महीने को याद करते हुए एक मजलिस चहलुम इमामबाड़ा मिर्जा बाबर अली माल का बाजार आगरा में एक मजलिस आयोजित की गई, जिसमें बताया गया कि किस तरह हजरत इमाम हुसैन साहब और उनके घर वालों पर जुल्म किया गया। मौला हुसैन के चहलुम के सिलसिले में ये मजलिस बर्पा की गई है। वो हुसैन जो आखिर रसूल के नवासे मौला अली के फर्जन, जिन्होंने सारी कायनात को इंसानियत का दर्स दिया है। सिर्फ हम उनके नाम से मजलिस नहीं करते, मातम नहीं करते, बल्कि इस बहाने से सारी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि किस तरह से ज़मीन पर इंसान बन कर के जीने का हक़ है हमको। वहीं बाद में मजलिस जुलूस मिर्जा बाबा के इमामबाड़े से शुरू होकर मरहूम जनाब AUH चिश्ती साहब के इमामबाड़े कटरा काछियान से होता हुआ मस्जिद आंगा साहब पर पहुंचकर खत्म हुआ। गायत्री पब्लिक स्कूल वजीरपुरा में वार्षिकोत्सव नवरस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने म्यूजिक और डांस थिएटर प्रेजेंटेशन देकर सभी का मन मोह लिया। स्कूल का वार्षिकोत्सव 3 दिन तक चलेगा। इस मौके पर स्कूल की फाउंडर प्रेसिडेंट राधा रानी शर्मा और स्कूल की प्रधानाचार्य कल्याणी दीक्षित भी मौजूद रहीं। संस्कृति और संस्कारों की पाठशाला गायत्री पब्लिक स्कूल में नवरस वार्षिकोत्सव का शुभारंभ हुआ। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने म्यूजिक और डांस थिएटर प्रेजेंटेशन देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भारतीय काव्य की सभी रसों के आधार पर डांस और म्यूजिक का आयोजन किया गया। कोई बच्चा 16 श्रृंगार कर सुशोभित नजर आया तो किसी ने प्रचंड नृत्य कर लक्ष्मीबाई की वीरता दिखाई। कार्यक्रम में बच्चों ने योग और करुण रस का भी परिचय दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्री चंद्रशेखरन DGM बैंक ऑफ बड़ौदा ने बच्चों द्वारा उच्चारित गायत्री मंत्र और सरस्वती वंदना के बीच किया। गायत्री पब्लिक स्कूल यूनिट 1 में एनुअल डे सेलिब्रेशंस हैं, तो कल्चरल प्रोग्राम है और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, जिसमें बच्चों ने 2 थीम्स ली हैं। एक तो फेरी लैंड के ऊपर छोटे बच्चे नर्सरी KG अपर KG फर्स्ट सेकंड के प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें एलिस इन वंडरलैंड जैसी थीम ली गई है, और सीनियर सेक्शन में नवरस की थीम ली है। जैसा हम सभी जानते हैं कि 9 इमोशंस, जो 9 प्रकार के इमोशंस होते हैं, तो उस पर कहीं बच्चों का कुछ डांस प्रस्तुति है, कहीं थिएटर भी कर रहे हैं, सिंगिंग भी कर रहे हैं कहीं। तो यही दर्शाने की कोशिश की गई है कि हर साल स्कूल कोई ऐसा टॉपिक ले जिसमें बच्चों को कुछ सीखने के लिए मिले। एनुअल फंक्शन आज यहाँ संपन्न हुआ है, जिसमें आज के मुख्य अतिथि बैंक ऑफ बड़ौदा के डेप्यूटी जनरल मैनेजर श्री चंद्रशेखरन हैं। बच्चों ने यहाँ बहुत विविध प्रस्तुतियाँ दी। आज के कार्यक्रम का जो थीम है वो है नवरस, जो जीवन में नवरस होते हैं उनको बच्चों ने एक्सप्लोर किया है। बहुत ही अच्छा लगा, मन भर के अच्छा लगा। और पूरा हम लोगों का बैंकर में बहुत टेंशन है, इसमें इतना बच्चा परफॉर्मेंस किया, वो देखकर अति सुंदर हो गया। बेहतर प्रस्तुति देने वाले स्टूडेंट्स को स्कूल प्रबंधन की ओर से मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। तो वहीं वार्षिकोत्सव की थीम नवरस के अनुसार बच्चों ने हर एक रस को प्रेजेंट किया, जिसमें श्रृंगार रस, वीर रस, अद्भुत रस, शांत रस, भयानक रस, करुण रस, भक्ति रस, रौद्र रस, वात्सल्य रस, वीरभत्स रस और हास्य रस प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम में हर उम्र के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। मंच पर कुल 1600 बच्चों ने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया और कार्यक्रम के जरिए मौजूद लोगों को नवरस का महत्व बताया। साथ ही योगा प्रस्तुति दे लोगों को योगा के प्रति जागरूक होने का संदेश दिया। कार्यक्रम में स्कूल की प्रेसिडेंट राधा रानी जी, प्रिंसिपल कल्याणी दीक्षित जी और गायत्री शिक्षा समिति की उपाध्यक्षा डॉक्टर शिवानी चतुर्वेदी भी मौजूद रहीं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति द्वारा वजीरपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय जूनियर और सीनियर वर्ग बच्चों को वस्त्र वितरित किए गए, जिसमें स्टूडेंट्स के साथ उनके अभिभावकों की भी भीड़ उमड़ी।
श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति द्वारा प्राथमिक विद्यालय जूनियर और सीनियर नगर निगम के पीछे वजीरपुरा में वस्त्र वितरित किए गए, जिसमें विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को शीत ऋतु को देखते हुए स्कूल ड्रेस के स्वेटर और उनके परिजनों के लिए गर्म कपड़े और अन्य आवश्यक वस्त्र वितरित किए गए। 7-8 दिन से ये प्रोग्राम चल रहा है जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति की तरफ से कि हम नगर के विभिन्न जगहों से हमने जो अपने घर में जो हमारे कपड़े यूज नहीं होते हैं या नए कपड़े बच्चों के लिए हम नए कपड़े लेकर आए हैं, अभी नगर निगम स्कूल में बांट रहे हैं। और इसके अलावा हमने कुछ कपड़े अपने क्षेत्र से इकट्ठे किए थे और उनको धुलवा के प्रेस करवा के उन्हें पैक करवा के अच्छी तरह उन्हें यहाँ बांटा है। देखिए, हमारी भावना ये थी कि जो लोग वास्तव में ज़रूरतमंद हैं समाज के, उनको हम लोग कुछ चीज़ यहाँ वितरित करें। क्योंकि सर्दियों का मौसम है, हम और आप तो बड़ी रज़ाइयों में घर में सो लेते हैं, तो ये लोग भी ज़रूरतमंद हैं और इनको वास्तव में दिया जाना चाहिए, मेहनत कश लोग हैं। और हम आज यहाँ कपड़े लेके आए और हमने यहाँ इन लोगों को वितरित किए, मगर थोड़ी सी तो तकलीफ है। वास्तव में इनकी आवश्यकताएँ ज़्यादा हैं और हमारे पास मुझे ऐसा लगा हम 1200 कपड़े लेके आए थे, काफ़ी कम थे, हमें कपड़े बहुत लाने चाहिए थे। साथ ही इन लोगों में थोड़ी सी संयम की कमी है, मगर अच्छा लगा, हमने किसी के काम तो आए, ये हमें अच्छा लगा। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह नगर के विभिन्न स्थानों से सदस्यों के सहयोग से वस्त्र एकत्रित किए गए थे, जिन्हें सोमवार से नगर के विभिन्न स्थानों पर जरूरतमंदों को वितरित किया जाएगा, जिन्हें अब वितरित करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कमलानगर स्थित माधवी गौ सेवा समिति द्वारा संस्थापक वीना अग्रवाल के निवास पर केक काटकर क्रिसमस डे मनाया गया। साथ ही गरीब बच्चों को चॉकलेट व गिफ्ट्स भी बांटे गए। बसंत विहार कमलानगर स्थित संस्थापक वीना अग्रवाल के निवास पर क्रिसमस से पूर्व गरीब बच्चों के साथ केक काटकर व बच्चों को गिफ्ट बांटकर इस दिन के बारे में बताया गया। व साथ ही बच्चों द्वारा क्रिसमस डे की तैयारियों को लेकर ड्राइंग, पेंटिंग और क्रिसमस ट्री तैयार किए गए। वहीं संस्था के अध्यक्ष ने कार्यक्रम के बारे में बताते हुए कहा कि इस दिन को बड़े दिन के रूप में मनाया जाता है और इस दिन गिरजाघरों में जाकर ईश्वर से प्रार्थना की जाती है। आज हम लोगों ने मतलब क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर रखा गया है। इसमें सभी बच्चे कम से कम 5-6 दिन से तैयारी कर रहे हैं। इसमें इन लोगों ने मालाएं बनाई हुई है, गुब्बारे और ये सब तैयारी की हुई है और इसमें ईसा मसीह का जन्म हुआ है, इन्हीं की उसके उपलक्ष्य में खुशियाँ मनाते हैं। माधवी गौ सेवा समिति द्वारा आज हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो यहाँ पर पास में गरीब बच्चे हैं उनके संग क्रिसमस मनाया है। उनको क्रिसमस के बारे में कि क्या त्यौहार है कि जिस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था, तो बच्चों के साथ मिलके केक भी काटा, बच्चों को गुब्बारे, बच्चों ने क्रिसमस ट्री बनाया अपने हाथ से, गुब्बारे, बैलून वगैरह दिए, चॉकलेट्स दी बच्चों को। स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन के बैनर तले लोहार गली की 4 टीमों के बीच T20 फैमिली मैच आगरा कॉलेज ग्राउंड पर खेला गया, जिसमें चारों टीम्स के खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स क्लब एसोसिएशन के तत्वावधान से लोहार गली की 4 टीमों के बीच T20 मैच खेला गया। आगरा कॉलेज ग्राउंड पर खेले गए इस फ्रेंडली मैच में पहला मैच अनुराग रंजीत और सचिन रंजीत के बीच खेला गया, जिसमें अनुराग रंजीत ने पहले खेलते हुए दूसरी टीम को 96 रनों का टारगेट दिया। ये एक लोहार गली का मैत्री मैच किया जाता है, जो कि हर साल किया जाता है। इस बार हमने एक अलग अंदाज में किया है। 4 टीमें अपनी गली की बनाई है और चारों टीमों IPL की तर्ज पर ये मैच किया गया है। भैया, ये 4 टीमों का मैच का ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसको स्पॉन्सर करते हैं हमारे डॉलर क्लब और रंजीत स्मार्ट बनियान के जो स्टॉकिस्ट हैं अपने आगरा के JK एंटरप्राइज वाले, वो इसको स्पॉन्सर करते हैं। और इसमें मुख्य आयोजन के जो करता है वो हमारे अनुराग भाई हैं। यही इस मैच का आयोजन। कितने ओवर का मैच किया जा रहा है? ये 12 ओवर के 2 मैच हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। एसोसिएशन के सेमीफाइनल का दूसरा मैच अतुल डॉलर और राजीव डॉलर के बीच खेला गया, जिसमें राजीव डॉलर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए दूसरी टीम के सामने 114 रनों का लक्ष्य दिया। चारों टीमों के बीच हुए T20 सेमीफाइनल मैच में सभी खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अच्छे खेल का प्रदर्शन किया।
23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक खेली जाने वाली सीबीएसई नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें देश विदेश से आई टीम्स ने भाग लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस प्रतियोगिता में कई टीम्स के मध्य मैचेस खेले जाएंगे। जॉन मिल्टन पब्लिक स्कूल में 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक आयोजित होने वाली सीबीएसई की नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का शुभारंभ बहुत ही धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें खाड़ी के देशों समेत हिंदुस्तान भर से स्कूली खिलाड़ी छात्र छात्राओं ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई है। इसी क्रम में प्रतियोगिता के पहले दिन कई टीमों के बीच मैच खेले गए। पहला मैच युगनत्रा स्कूल की टीम ने भटिंडा की टीम के साथ खेला। दूसरा मैच बाल विद्या मंदिर चेन्नई और हैदराबाद पब्लिक स्कूल के बीच खेला गया और तीसरा मैच बाल विद्या मंदिर सीनियर टीम और जेम्स आर ऑन दुबई के बीच हुआ। तो चौथा मैच बुद्धा दयाल पब्लिक स्कूल और सेंट जेवियर्स झारखंड की टीम के बीच खेला गया। सीबीएसई की नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप है और जो कि यहाँ हो रही है। सुबह आज 10 बजे कमिश्नर आगरा प्रदीप भटनागर जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने ये सोचा था कि टीमें कुछ कम रहेंगी, लेकिन टीमें 64 टीमों की यहाँ आने की आशा थी। उसमें 63 टीमें 32 बॉयज़ की और 31 गर्ल्स की और अब तक के सीबीएसई के इतिहास में इतनी टीमें पहली बार आई हैं। हाँ, आज जॉन मिल्टन स्कूल में सीबीएसई बास्केटबॉल चैंपियनशिप की जा रही है और इसमें विदेश से लगभग 8 टीमें आई हैं। लड़कियों की टीमें कितनी आई हैं? लड़कियों की टीम जो है वो हमारे 2 हैं और लगभग 4 बॉयज़ की टीम है और लगभग टोटल टीम जो है वो 63 है। मैचेस के दौरान खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा से मैदान में मौजूद सभी खेल प्रेमियों को अपने प्रदर्शन से एक अनूठा अनुभव प्रदान किया। तो वहीं दिन और रात में खेले जा रहे इस चैंपियनशिप में छात्रों के बीच हुआ मुकाबला काफी रोमांचित रहा। यूं तो हर साल अंक वही होते हैं, बदलता है अगर कुछ तो वो है तारीखें, लेकिन वार, त्योहार, तिथियां, पुण्य तिथियां, जयंती या फिर राष्ट्र पर सब एक ही होते हैं। लेकिन ताज न्यूज आपको एक चौंकाने वाला तथ्य अवगत कराने जा रही है। जरा सोचिए, आज से 67 साल पहले जब हम आजाद हुए थे तब भी वही कैलेंडर था जो आज का है। हो सकेगा ऐसा? जी हाँ, ये बात एकदम सच है। ज्यादा जानकारी देगी हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 2013, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव और फिर उसके बाद बदलाव की एक लहर। ये तो थी सियासत की बातें। अब और एक खास बात हम ताज न्यूज के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं। आज से 66 साल पहले जब देश आजादी की जंग लड़ रहा था, देश आज भी भ्रष्टाचार और महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है, तब भी देश की जनता एक होकर आगे आई थी। आज भी जनता एकजुट होकर इस जंग में शामिल हो चुकी है। इन दोनों वर्षों में एक खास समानता ये भी है कि साल 1947 का कैलेंडर एक बार फिर से रिपीट होने जा रहा है, वो भी साल 2014 में। इस बार कौन सी आजादी मिलेगी देश को? आने वाला नया साल 2014 जो कई मायनों में बेहद खास होगा। एक तरफ जहां दिल्ली में देश की नई सरकार होगी, वहीं सबसे बड़ी खासियत ये कि अगला वर्ष आजादी के वर्ष को दोहराने वाला होगा। दरअसल 1947 और 2014 का कैलेंडर एक जैसा है। तारीख के साथ साथ दिन, बार और जयंतियां सब एक ही तारीख में एक समान पड़ रहे हैं, यानी 67 साल पहले और नए साल के कैलेंडर में जरा भी फर्क नहीं। इस तरह कहा जा सकता है कि आजादी का वर्ष लौट आया है। 1947 को देश आजाद हुआ था। इस लिहाज से इस वर्ष का एक एक दिन, तिथि और समय बेहद अहमियत रखता है। दोनों वर्षों की शुरुआत बुधवार से हुई और समाप्ति का दिन भी बुधवार ही है। 15 अगस्त 1947 को जिस दिन आजादी मिली, उस दिन भी शुक्रवार था। नए साल में भी यानी साल 2014 के कैलेंडर में इस तारीख यानी 15 अगस्त शुक्रवार को पड़ रहा है। विशेषज्ञ इसे हैप्पी क्लोन कैलेंडर की संज्ञा दे रहे हैं। वहीं ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 1947 और 2014 में ग्रहों का नहीं, सिर्फ अंकों का फेर है। लिहाजा अंक ज्योतिष के हिसाब से भारत के लिए 2014 उतना ही महत्वपूर्ण हो सकता है जितना कि 1947 में हुआ था। दोनों में अंक 4 और 7 का प्रभाव रहेगा और भारत के लिए दोनों ही अंक शुभ माने जाते हैं। अगर नरेंद्र मोदी की लहर को इससे जोड़कर देखें तो उनका जन्म 17 सितंबर को हुआ है। उसमें 7 का अंक आता है और 1947 में भी 7 का अंक आया।
अगर अंकों का प्रभाव चल गया तो मोदी इस बार कांग्रेस का सफाया कर सकते हैं। समय से देनी होगी सूचना के अधिकार के तहत अब सूचनाएं। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त रणजीत सिंह पंकज ने प्रशासनिक अधिकारियों को यह हिदायत दी है। उन्होंने आरटीआई के तहत लंबित पड़े मामलों पर नाराजगी जताई, साथ ही कमिश्नर को उनकी समीक्षा के निर्देश दिए। खेत में पानी देने गए युवक को रंजिश के चलते गोली मार दी गई। इसी खेत को लेकर ही मुख्य विवाद बताया जा रहा है। खंदौली थाना क्षेत्र के लहलट गांव में खेतों में पानी लगाने गए गजेंद्र को संदिग्धों ने गोली मार दी, जिससे गजेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों के अनुसार गजेंद्र को गोली मारने का कारण खेत को लेकर दूसरे पक्ष से चल रही आपसी रंजिश है, जिसको लेकर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। साथ ही परिजनों ने पूरे मामले में पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वो मेरे विपक्षी थे जो मुकदमे से पहले से चले आए, उन लोगों का नाम है, एक का नाम प्रमोद कुमार है, प्रमोद कुमार और प्रवीण कुमार, मनोज कुमार और साहब पुत्रगण हरिशंकर, स्वर्गीय हरिशंकर निवासी लहलर ग्राम सेमरा। ये तो गोली तो मकान के अंदर से मारी है, ऐसे में किवाड़ की आड़ में से, सामने खेत है, वहीं बैठे हुए थे हमारे ये बच्चा। गंभीर रूप से घायल हुआ गजेंद्र पत्रकार है जो नामी समाचार पत्रिका में काम करता है। खेत को लेकर चल रहा विवाद काफी पुराना है। बहरहाल गोली पेट में लगने से गजेंद्र गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। साथ ही थाना पुलिस पूरे मामले की जांच करने में जुट गई है। और इसी के साथ आज न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही लेनी होगी आपसे इजाजत। नमस्कार।